वेलकम टू मेडिकल ट्यूबर। तो फ्रेंड्स आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वह है सीएचओ भर्ती 2022 के लिए। फ्रेंड्स जो सीएचओ भर्ती 2020 में हुआ था तो उसका क्वेश्चंस पेपर लेके आया हूँ फ्रेंड्स। तो 2022 में जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है फ्रेंड्स वैकेंसी, जिसका मैं अपडेट्स जल्दी आपको चैनल के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। तो नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सीएचओ जो 2020 में भर्ती हुआ था उस भर्ती का जो क्वेश्चंस पेपर है उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो चलिए यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चंस पेपर दिया हुआ है। तो यहाँ क्वेश्चंस पेपर के ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा जो आप यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर और उसके आंसर के। चलिए मैं आपको बताता हूँ। जो एग्जाम टेस्ट लिया गया था 13/11/2020 का है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं सेट ए और यहाँ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 आए हुए थे। और इसमें चलिए अब देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चंस आया हुआ था। तो इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन से विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 10 मई, 1 दिसंबर, 11 मार्च, 7 अप्रैल। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है जो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है वह 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस जिसका स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। तो इसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुआ था। तब से इस दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन से भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए श्री वेंकैया नायडू, बी श्री प्रणब मुखर्जी, श्री राजनाथ कोविंद एंड डी श्री लाल कृष्ण आडवाणी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो करेक्ट आंसर इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो रामनाथ कोविंद है। तो इसलिए यहाँ राजनाथ है। तो इसका करेक्ट आंसर वैसे सी आना था बट इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है, इसमें रामनाथ कोविंद होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमटीपी एक्ट भारतीय संसद द्वारा कब लागू किया गया है? तो एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो इस एक्ट का जो लागू हुआ है 1962, 1971, 1965 या फिर 1984। तो यह जो एक्ट है एमटीपी एक्ट वह 1971 पे लागू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्न बीमारियों में से कौन सी बीमारी का भारत से उन्मूलन हो गया है? तो भारत से जो उन्मूलन हुआ है ऑप्शन नंबर ए है मलेरिया, क्षय रोग, बी मलेरिया, सी पोलियो एंड डी एड्स। तो जो भारत से उन्मूलन हो चुका है वह है पोलियो। जो पोलियो रोग है उसका उन्मूलन किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन का आह्वान किसने किया था? वर्गीस कुरियन, त्रिभुवन दास पटेल, एमएस स्वामीनाथन या फिर एचएम दलाया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वह होता है एचएम स्वामीनाथन के आह्वान में ग्रीन या हरित क्रांति या फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन का आह्वान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ कब किया गया था? तो फ्रेंड्स जो स्वच्छ भारत अभियान का शुरुआत 2014 पे हुआ था। वो कब हुआ था? तो महात्मा गांधी के जन्म दिनांक अर्थात 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया को ग्लोबल वार्मिंग का जिम्मेवार ग्रीन हाउस इफेक्ट, कोयला खदानों में आग, सूखी खेती या फिर मानसून? तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है फ्रेंड्स वह है ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा रोग फीको ओरल माध्यम से फैलता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है खसरा, टाइफाइड, कोलेरा या हैजा या फिर हेपेटाइटिस ए। तो फ्रेंड्स निम्न में से कौन सा रोग फीको ओरल माध्यम से नहीं फैलता है, ऐसा क्वेश्चंस आया हुआ है। तो इनमें से जो खसरा होता है, खसरा ही जो है फीको ओरल माध्यम से नहीं फैलता है। इसके अलावा यह टाइफाइड, कोलेरा, हैजा या फिर हेपेटाइटिस ए, ये दोनों फीको ओरल माध्यम से फैलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, दस्त रोग में मृत्यु का मुख्य कारण कौन सा है? उल्टी, पेट में दर्द, निर्जलीकरण या सुस्ती। तो दस्त रोग में जो मृत्यु का कारण होता है वह होता है निर्जलीकरण। आम सा क्वेश्चन आया हुआ फ्रेंड्स, निर्जलीकरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से 5 वर्ष से छोटे बच्चों की मृत्यु का मुख्य कारण क्या होता है? दस्त रोग, निमोनिया, खसरा या फिर छोटी माता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है फ्रेंड्स वह होती है निमोनिया। जो 5 वर्ष से छोटे बच्चों की मृत्यु का मुख्य कारण होती है निमोनिया। एंड जो सेकेंड नंबर पे आता है वह होता है दस्त रोग, और दस्त रोग जो होता है वह किसके कारण से होता है? तो वह होता है रोटा वायरस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, बच्चों में सामान्य कैपिलरी रिफिल समय, नॉर्मल कैपिलरी जो टाइम होता है वो क्या होता है? 1 सेकंड से कम, 3 सेकंड से कम, 5 सेकंड या फिर 7 सेकंड। एंड करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, 3 सेकंड से कम। क्वेश्चन नंबर 12, आप एक 6 माह के बच्चे के विकास का आकलन कर रहे हैं, सामान्यतः निम्नलिखित में से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो बच्चा छोटे वाक्य बोल सकता है, बच्चा चम्मच से स्वयं खाना खा सकता है, बच्चा स्वयं बैठ सकता है, बच्चा स्वयं उठकर खड़ा हो सकता है। तो 6 माह के बच्चे का विकास का आकलन कर सकते हैं, तो इसके लिए बच्चा स्वयं बैठ सकता है। इसके अलावा ये सारे अधिक उम्र के बच्चे करेंगे। इसके अलावा ये सारे बड़े उम्र के बच्चे के लिए 6 महीने के बच्चे सिर्फ बैठ सकता है स्वयं से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जन्म के समय नवजात का जो वजन होता है वो सामान्यतः कितना होता है? 1.5 से 2.5 किलो, 2 से 3 किलो, 2.5 से 3.5 किलो या फिर 3 से 4 किलो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है फ्रेंड्स, जो नॉर्मल माना जाता है वह 2.5 से 3.5 किलो माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, जब कंगारू मदर केयर KMC प्रदान की जाती है तब वह कम से कम कितने समय प्रदान करनी चाहिए? कम से कम 15 मिनट, कम से कम 1 घंटा, 3 घंटा या फिर 6 घंटा। एंड जो करेक्ट आंसर होता है फ्रेंड्स, कम से कम 1 घंटा होना चाहिए। लेबर रूम का तापमान कितना डिग्री सेंटीग्रेड में होना चाहिए? 20 से 24, 26 से 28, 28 से 30 या फिर 34 से 37। तो जो लेबर रूम होता है उसका 26 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन मानव के दूध में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला इम्यूनोग्लोबुलिन होता है वह होता है IgG, जिसको इम्यूनोग्लोबुलिन गामा कहते हैं। बट जो मानव इम्यूनोग्लोबुलिन जो दूध में पाया जाता है वह पाया जाता है IgA। जी हाँ दोस्तों, IgA इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा जो होता है वह मानव दूध में पाया जाता है। किंतु अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि कौन से इम्यूनोग्लोबुलिन बच्चे को प्लेसेंटा को पार करके भ्रूण में पहुंचता है, तो वह होता है IgG, जिसको इम्यूनोग्लोबुलिन गामा कहते हैं। एंड IgM मतलब होता है इम्यूनोग्लोबुलिन म्यू, एंड IgE मीन्स इम्यूनोग्लोबुलिन एप्सिलॉन। एंड इसमें से एक जो इम्यूनोग्लोबुलिन और बाकी है फ्रेंड्स, टोटल नंबर ऑफ 5 प्रकार के इम्यूनोग्लोबुलिन पाए जाते हैं हमारे बॉडीज में। तो वो होता है IgD, जिसको इम्यूनोग्लोबुलिन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCG वैक्सीन का इंजेक्शन किस प्रकार लगाया जाता है? तो जो BCG होता है वह 6 रोग अर्थात टीबी रोग के लिए होता है। बेसिलस काल्वेट ग्यूरिन इसका फुल फॉर्म होता है। और ये जो लगाया जाता है वह इसकी विधि कौन सा होती है? ऑप्शन है इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है फ्रेंड्स वह होता है इंट्राडर्मल। और जो BCG वैक्सीन होता है इसका जो अमाउंट होता है 0.1 ml होता है। एंड जो 0 से 1 माह के जो बच्चे होते हैं, 28 दिनों तक के बच्चे होते हैं, उनको 0.05 ml दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसको आप केयरफुली ध्यान देंगे, 0.05 ml, 0.1 ml से भी आधा उसका हो जाता है, तो 0.05 ml। तो इंट्राडर्मल रूट में दिया जाता है, वह बाएं हाथ पे लगाया जाता है। और अगर BCG जन्म के तुरंत बाद नहीं लगता है तो उसको 1 वर्ष के अंदर कभी भी दिया जा सकता है। ये सारे क्वेश्चंस BCG से रिलेटेड बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कॉप्लिक स्पॉट किस बीमारी में देखने को मिलती है? छोटी माता, चिकन पॉक्स, मम्स, खसरा या फिर पोलियो? तो फ्रेंड्स ये जो कॉप्लिक स्पॉट होता है वह खसरा अर्थात मिजल्स में देखने को मिलता है। समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स के लाभार्थी कौन होते हैं? 6 वर्ष से छोटे बच्चे, गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलाएं, बुजुर्ग व्यक्ति, ए एंड बी दोनों। तो जो समेकित बाल विकास योजनाएं होती हैं उसमें 6 वर्ष के से छोटे जो बच्चे होते हैं वो और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं अर्थात ए और बी दोनों इसके अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कैल्शियम का सबसे बढ़िया स्रोत कौन सा होता है? मांस, फल, दूध, सब्जी। तो जो कैल्शियम का सबसे बढ़िया स्रोत है इनमें से वह होता है दूध। निम्न में से कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है? फ्रेंड्स यहाँ माइक्रो और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब आप समझिए सूक्ष्म पोषक तत्व और वृद्ध पोषक तत्व। तो इसमें से जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का ऑप्शन होता है प्रोटीन, फैट्स, विटामिन या कार्बोहाइड्रेट्स। तो इनमें से जो विटामिन्स होते हैं वह माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वह मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आते हैं एंड विटामिन्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आते हैं। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा वाटर सोल्यूबल विटामिन है? तो फ्रेंड्स जो विटामिन होता है A, D, E एंड K जो होता है वह फैट सोल्यूबल होता है एंड विटामिन B एंड विटामिन C वाटर सोल्यूबल होते हैं, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होता है वह आंसर नंबर बी विटामिन C। निम्न में से कौन से खाद्य पदार्थ से विटामिन E की सबसे अधिक मात्रा प्राप्त होती है, सबसे अधिक मात्रा मिलती है? तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मीट, बी सनफ्लावर, सी वेजिटेबल, डी फ्रूट्स। तो जो विटामिन ई की प्राप्ति होती है वह होती है सनफ्लावर ऑयल से सबसे अधिक मिलती है। नेक्स्ट है विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? नाइट ब्लाइंडनेस, स्कर्वी, रिकेट्स या फिर बेरीबेरी। तो जो विटामिन सी की कमी से होती है वह स्कॉर्बिक एसिड जो होते हैं विटामिन सी स्कॉर्बिक एसिड होती है, इससे जो बीमारी होती है वह होती है स्कर्वी। एंड जो विटामिन डी की कमी से होती है वह विटामिन ए की कमी से होने वाली नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी की कमी से होने वाली बेरीबेरी एंड विटामिन सी की कमी से स्कर्वी एंड विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। और जो बच्चे होते हैं उनमें रिकेट्स होती है और जो वृद्ध होते हैं उनमें विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस रोग भी होता है। बच्चे को पूरक आहार कम्प्लीमेंट्री जो फीडिंग होते हैं कब शुरू कर देना चाहिए? पैदा होते ही, 6 माह की उम्र पर, 1 वर्ष की उम्र पर, 2 वर्ष की उम्र पर। तो जो 6 माह होने के बाद इनको कम्प्लीमेंट्री फीडिंग देना या बच्चे को पूरक आहार देना प्रारंभ करना चाहिए। और 6 माह तक बच्चे को सिर्फ स्तनपान ही कराना है, माँ का ही दूध सिर्फ पिलाना है। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व टिश्यू रिपेयर के लिए आवश्यक होता है? तो विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स या फिर प्रोटीन। तो जो टिश्यू रिपेयर का कार्य करता है वह प्रोटीन कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लक्षण डेंगू बीमारी का नहीं होता है? तेज बुखार, हल्का बुखार, आंखों में दर्द, जोड़ों में दर्द। तो जो हल्का बुखार होता है, हल्का बुखार के अलावा ये सभी जो होता है वह डेंगू के लक्षण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वीवीएम का फुल फॉर्म वैक्सीन वेबिलिटी मॉनिटर, वैक्सीन वायल मॉनिटर, वैक्सीन वेरिफिकेशन मॉनिटर या फिर वायल विजिबिलिटी मॉनिटर। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वैक्सीन वायल मॉनिटर। तो वैक्सीन वायल जो मॉनिटर होता है वह हीट सेंसिटिविटी का कार्य करता है। इससे हम वीवीएम जो वैक्सीन होते हैं उसमें वीवीएम
लगा होता है उससे वैक्सीन को आप आकलन कर सकते हैं कि वैक्सीन कितने मतलब कब तक अच्छे होते हैं, या फिर उसको हीट का मतलब सेंसिटिव तो नहीं हो चुका है। अगर ज़्यादा अगर उसको टेम्परेचर मिलता है उससे वैक्सीन खराब हो जाते हैं, तो इसके लिए वीपीएम का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है 9 माह पर विटामिन ए की डोज कितनी होती है। तो जो विटामिन ए होती है उसको 9 माह पे 1 ml दिया जाता है। 1 ml के लिए जो विटामिन ए की जो इंटरनेशनल यूनिट होती है वह होती है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30, किसी वस्तु सतह को कोरोना वायरस से संक्रमण मुक्त या कंटामिनेशन किस रासायनिक पदार्थ से किया जा सकता है। फॉर्मेल्डिहाइड, मेथनॉल, ग्लूटाल्डिहाइड या सोडियम हाइपोक्लोराइड। एंड जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वह है आंसर नंबर डी है, सोडियम हाइपो। जो क्लोराइड सॉल्यूशन होता है उससे संक्रमण मुक्ति किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के इलाज की अवधि कितनी होती है। 6 से 8 माह, 12 माह, कम से कम 20 से 24 माह, और यहाँ है 24 से 27 माह। तो फ्रेंड्स इसमें से जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस होते हैं उसका इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। इसके वजह से इस क्वेश्चंस को हम पोस्टपोन करते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 32, गर्भवती महिला को टिटनेस टॉक्साइड्स के 2 टीके लगाने के बीच कम का जो समय अंतराल होता है वो कितने का होता है। 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 4 सप्ताह या फिर 12 सप्ताह। तो फ्रेंड्स जो टीके लगते हैं वो 28 डेज के अल्टरनेट में लगते हैं। 2 टीके, दोनों टीके के बीच 28 दिनों का फर्क होना चाहिए, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर सी, कम से कम 4 सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी वैक्सीन जन्म के समय दी जाती है। बीसीजी, ओपीवी, हेपेटाइटिस बी, बीसीजी, ओपीवी, हेपेटाइटिस सी, बीसीजी, ओपीवी, पेंटावेलेंट्स। तो फ्रेंड्स इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आंसर नंबर ए आ जाएगा, क्योंकि बीसीजी बेसिलस कालमेट-ग्यूरिन, ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी, तो ये तीनों वैक्सीन जन्म के समय दी जाती है, इसलिए करेक्ट आंसर नंबर ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, कोविड-19 बीमारी का कारक क्या है। ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिया, बी वायरस, सी फंगस, एंड डी प्रोटोजोआ। तो फ्रेंड्स कोविड-19 आप जान ही रहे हैं, कोविड-19 एक वायरस है, इसलिए करेक्ट आंसर नंबर आप सभी को पता ही होगा बी। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है। सिंपल सा आंसर फ्रेंड्स 206। टीबी की जांच के लिए की जाने वाली ट्यूबरकुलिन टेस्ट को कहा जाता है। जो टीबी के जांच के लिए किया जाता है उस ट्यूबरकुलिन टेस्ट को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर है सिक टेस्ट, मॉन्टुक टेस्ट, वीडियारल टेस्ट या फिर एलिजा टेस्ट। तो फ्रेंड जो सिक टेस्ट होता है वह डिप्थीरिया के लिए किया जाता है, मॉन्टुक टेस्ट होता है वह ट्यूबरकुलिन टेस्ट होता है, इसलिए इसको मॉन्टुक टेस्ट को ट्यूबरकुलिन टेस्ट कहा जाता है। वीडियारल जो होता है वेनेरियल डिजीज रिसर्च ऑफ लेबोरेटरी टेस्ट होता है जो सिफिलिस के लिए किया जाता है। एलाइजा जो टेस्ट होता है वो फ्रेंड्स एलाइजा आप सभी को पता ही है। एलाइजा जो होता है एलाइजा कंफर्मेशन या फिर HIV टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वह कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए है पेनक्रियास, लिवर, स्प्लीन या फिर गॉल ब्लैडर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है फ्रेंड्स वह है आंसर नंबर बी, लिवर। लिवर जो होता है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। टेस्टिस द्वारा बनाया जाने वाला हार्मोन कौन सा होता है। तो टेस्टिस द्वारा जो हार्मोन होता है वह टेस्टोस्टेरोन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, लिवर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित होता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वह ग्लाइकोजन के रूप में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा डी। किस आबादी समुदाय को में कोई संक्रमित रोग के पहले रोगी फर्स्ट केस को क्या कहते हैं। तो जो किसी आबादी में जो फर्स्ट केस मिलता है उसको क्या कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन है इंडेक्स केस, प्राइमरी केस, सेकेंडरी केस या फिर कैरियर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वह होता है प्राइमरी केस। राजस्थान की शिशु मृत्यु दर कितनी है। 14 प्रति 1000,
जीवित जन में 28, 37 या फिर 56। तो जो राजस्थान की शिशु मृत्यु दर है वह है 37 प्रति हजार जीवित जन पे। बीएमडब्ल्यू से क्या तात्पर्य होता है? बेसिक मेडिकल वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, ब्लड मेडिकल वेस्ट या बायो मैन पावर वेस्ट। तो बीएमडब्ल्यू का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बायोमेडिकल वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तचाप मापते समय इंस्ट्रूमेंट्स की नलियों ट्यूब्स को हाथ के किस ओर रखना चाहिए? बाहर की ओर, अंदर की ओर, पीछे की ओर या फिर पीछे की ओर, बाह की ओर, पोस्टीरियर लेटरल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वह आंसर नंबर बी, अंदर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत की कुल प्रजनन दर जो है टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी है? 1.8, 2.2, 2.5 या फिर 2.6। तो जो वर्तमान जो रेट है वह 2.2 प्रजनन दर फर्टिलिटी रेट है। टाइफाइड बीमारी का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? विडाल, माइलर्ड्स, खान टेस्ट, मॉन्टुक टेस्ट। तो इसके लिए जो टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रेंड्स इसका पहले ही मैंने बता दिया था कि इसका मुख्यालय जो है वह जिनेवा में है, और जिनेवा का है तो स्विट्जरलैंड पे स्थित है। नेक्स्ट है, जल के शुद्धिकरण के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल किया जाता है? लाइम, ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट, फॉर्मेल्डिहाइड। तो जल के शुद्धिकरण के लिए आप सभी को पता है ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र औसतन कितनी आबादी के लिए स्थापित किया जाता है? तो फ्रेंड्स 5,000, 10,000, 30,000 या फिर 50,000। तो ये जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होती है वह मैदानी इलाके पे 30,000 और पहाड़ी इलाके पर 20,000 की जनसंख्या पे एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। वर्तमान में राजस्थान की मातृ मृत्यु दर MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कितनी है? तो फ्रेंड्स इसमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कोई भी सही नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी ड्रॉप किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, देश में पिछली जनगणना कब की गई थी? 2005-6, 2011, 2012-14 या फिर 2019। तो फ्रेंड्स सभी को पता है देश में जो पिछली जनगणना की गई थी वह 2011 पे की गई थी। 2011 के बाद अभी तक जनगणना नहीं किया गया है। विश्व की कितनी जनसंख्या भारत में रहती है? तो विश्व की जो कितनी जनसंख्या है फ्रेंड्स भारत की? तो भारत में जो है 17% आबादी विश्व की जनसंख्या का यहाँ भारत में रहते हैं। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारत की जनसंख्या कितना अधिक है। पीने के पानी में फ्री रेसिडियल क्लोरीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 0.25 mg पर लीटर, 0.5 mg पर लीटर, 1.0 mg पर लीटर, 2 mg पर लीटर। एंड जो करेक्ट आंसर होता है फ्रेंड्स वह है आंसर नंबर बी, 0.5 mg पर लीटर जो क्लोरीन की मात्रा होनी चाहिए पीने के पानी में। भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब लागू की गई? 1952, 1965, 1985 या फिर 2000। एंड जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वह है आंसर नंबर डी, 2000। भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ कब किया गया? 2000, 2002, 2005 या फिर 2007। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन नेशनल रूरल हेल्थ NRHM, जो आजकल NHM हो गया है फ्रेंड्स, नेशनल हेल्थ मिशन। पहले था राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, NRHM के नाम से जाना जाता था। इसका प्रारंभ जो किया गया था वह 2005 में। आशा सहयोगिनी सामान्यतः कितनी आबादी पे कार्य करती है? 500, 1000, 2500 या फिर 5000। तो फ्रेंड्स आशा को पारा दिया गया था। तो आशा का होता है एक्रीडिटेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, इसका फुल फॉर्म होता है
इनको 1000 की आबादी में या फिर 500 की आबादी पे या फिर 2500 की आबादी पे या 5000 की आबादी पे रखा जाता है। तो जो आशा है वो आशा को 1000 की आबादी पे रखा जाता है। अगर 1000 से कम है तो वो 500 में भी रह सकते हैं, बट 1000 की आबादी तक एक आशा देख सकती हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी बीमारी का भारत से उन्मूलन कर दिया गया है? तो इनमें से कौन सा बीमारी होता है? मलेरिया, SIV, नारू रोग या फिर घेंघा। इसमें से जो करेक्ट आंसर होता है फ्रेंड्स वो होता है नारू रोग जो है इसका भारत से उन्मूलन हो गया है। जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, बर्थ्स एंड डेथ्स राइट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार जन्म का पंजीकरण कितनी अवधि में करवा लेना चाहिए? 7 दिन, 10, 14 या फिर 21 में? तो जन्म या मृत्यु पंजीकरण जो होता है उसको 21 दिन के भीतर में करा लेना चाहिए। खसरा मिजल्स वैक्सीन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर या फिर इंट्रावेनस? तो जो मिजल्स होता है उसका जो वैक्सीन होता है वह 9 मंथ्स पे लगते हैं। तो जो 9 मंथ्स पे सबक्यूटेनियस माध्यम से लगता है, सबक्यूटेनियस रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, एक वयस्क आदमी का बॉडी मास इंडेक्स कितना होना चाहिए? तो बॉडी मास जो इंडेक्स होना चाहिए वो नॉर्मल 20 to 25 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, बच्चों में दस्त रोग के इलाज के लिए ORS के निम्नलिखित में से क्या दिया जाता है? तो ORS के साथ बच्चों को जो देने वाला टेबलेट्स होते हैं फ्रेंड्स वह होता है जिंक। आप टीवी में प्रचार देखे होंगे, जिंक जो होता है 14 दिनों तक ORS के साथ दिया जाता है। जिंक का टेबलेट जो होता है रोगों प्रतिरोधक क्षमता को मतलब बनाता है और दस्त से बचाते हैं। नेक्स्ट है प्रसवोत्तर रक्तस्राव, पोस्टमार्टम हेमरेज में कौन सी दवा काम में नहीं ली जाती है? ऑक्सीटोसिन, मेथर्जिन, मिसोप्रोस्टोन या फिर मिसोप्रोस्टोल? तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वह है मिफेप्रिस्टोन। जो मिफेप्रिस्टोन होता है इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है क्योंकि इससे और भी अधिक रक्तस्राव होता है। इसके लिए ऑक्सीटोसिन, मिसोप्रोस्टोल का इस्तेमाल किया जाता है जिससे पोस्टमार्टम हेमरेज को कम किया जाता है। इससे संकुचन दर बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसव की संभावित तिथि पता लगाने के लिए पिछली माहवारी के पहले दिवस से कितने दिन जोड़ने चाहिए? 9 माह, 9 माह 2 दिन, 9 माह 7 दिन, 9 माह 14 दिन। तो 9 माह 7 दिन जोड़ा जाता है या फिर आप 280 दिनों का भी आप कर सकते हैं फ्रेंड्स। 280 दिन या फिर 9 माह 7 दिन काउंट कर सकते हैं जो माहवारी या मेंस्ट्रुअल पीरियड के फर्स्ट डेज जिसमें एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकाला जाता है। गर्भवती महिला में सामान्य श्वसन दर कितना होना चाहिए? 12 से 16 प्रति मिनट, 18 से 20, 18 से 24 या फिर 20 से 24? एंड जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वह आंसर नंबर बी 18 से 20 होना चाहिए। फीटोस्कोप से फीटल हार्ट साउंड गर्भधारण की कितनी अवधि के बाद सुनाई देता है? 12 सप्ताह, 20 सप्ताह, 24 सप्ताह या फिर 32 सप्ताह? तो फीटल हार्ट रेट जो या फीटोस्कोप से जो सुनाई देता है वह कब सुनाई देता है? तो यह होता है 20 सप्ताह। 20 सप्ताह के बाद सुनाई देने लगता है। रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितने से कम होने पर गर्भवती महिला को एनीमिक कहा जाता है? 13 ग्राम, 12 ग्राम, 11 ग्राम, 10 ग्राम? करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, 11 ग्राम से कम होने पर एनीमिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, आईयूसीडी का क्या तात्पर्य होता है? आईयूसीडी इंट्रायूटेराइन कंट्रोल डिवाइस, इंट्रायूटेराइन कॉपर डिवाइस, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, इंट्रायूटेराइन
कॉन्टिन्यूअस डिवाइस। तो आईयूसीडी जो होता है वो गर्भ निरोधक का कार्य करता है। इसका जो फुल फॉर्म होता है यह आंसर नंबर सी इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के नाम से जाना जाता है। सामान्य फीटल हार्ट रेट कितनी होती है? 60 से 80 प्रति मिनट, 100 से 120, 120 से 160 या 160 से 180। तो आंसर नंबर सी 120 से 160 जो होता है वो प्रति मिनट नॉर्मल फीटल हार्ट रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, प्रत्येक प्रसव पूर्व जांच में निम्नलिखित जांचें की जानी चाहिए। हीमोग्लोबिन, यूरिन शुगर, एचसीजी। हीमोग्लोबिन, यूरिन शुगर, यूरिन एल्बुमिन। हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर, यूरिन शुगर, हीमोग्लोबिन, यूरिन शुगर, एचपीएल। तो प्रत्येक प्रसव पूर्व जांच में निम्नलिखित जांच होनी चाहिए, तो वह होता है आंसर नंबर बी हीमोग्लोबिन, यूरिन शुगर एंड यूरिन एल्बुमिन बहुत ही आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, एक गर्भवती महिला को 4 माह के गर्भ पर टिटनस टॉक्साइड टीटी का पहला टीका लगा था। अब क्या वह 8वें माह में जांच हेतु आई? आप टीटी के टीके के बारे में क्या निर्णय लेंगे? टीटी का दूसरा टीका नहीं लगाएंगे, दूसरा टीका लगाएंगे, या फिर 0.5 ml की जगह पे 1.0 ml टीका लगाएंगे, या फिर टीटी का टीका लगाएंगे और महिला को 15 दिन बाद टीटी के एक और टीके के लिए बुलाएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है फ्रेंड्स वह है आंसर नंबर बी, टीटी का दूसरा टीका हम लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 70, हीमोग्लोबिन की मात्रा जांचने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? सोडियम क्लोराइड, N/10 HCl या फिर NaOCl NaOH। तो इस जो हीमोग्लोबिन की सहेली मेथड्स होती है उसमें जो हम एसिड हेमिटेन मेथड्स के नाम से भी जाना जाता है, तो इसमें जो इस्तेमाल किया जाता है वह N/10 HCl अर्थात नॉर्मल सेलाइन 10, नॉर्मलता 10 जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स का इस्तेमाल किया जाता है। आंसर नंबर बी। गर्भवती महिला को कौन कौन से संक्रमणों के लिए जांचना चाहिए? HIV, हेपेटाइटिस ए, सिफिलिस, HIV, हेपेटाइटिस बी, सिफिलिस, HIV, हेपेटाइटिस सी, सिफिलिस, HIV, हेपेटाइटिस ई एंड सिफिलिस। जो गर्भवती माता होते हैं उनको सबसे आवश्यक होती है वह होता है HIV, हेपेटाइटिस बी एंड सिफिलिस। क्वेश्चन नंबर जो 71 है इसका आंसर भी आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 72, पाठ्योग्राफ में अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन में कितने घंटों का जो अंतराल होता है? 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे या फिर 6 घंटे। तो इसके लिए जो होता है वह 4 घंटे का अंतराल जो होता है। नेक्स्ट, जन्म के कितने समय बाद नवजात शिशु को स्तनपान शुरू करवा देना चाहिए? 1 घंटे के भीतर, 2 घंटे के बाद, चिकित्सक के कहने के बाद, या 6 घंटे के बाद। तो इसको 1 घंटे के अंदर में करा देना चाहिए। नेक्स्ट है, सामान्य प्रसव में औसतन कितना खून बह जाता है? 100 ml, 300 ml, 500 ml या फिर 700 ml। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर सी 500 ml बह जाता है। बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स के अनुसार नॉल या प्लेसेंटा को कौन सी थैली में डाला जाता है? पीली थैली, लाल थैली, काली थैली या फिर नीली थैली। तो जो बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स के अनुसार जो प्लेसेंटा होती है, नाल होती है, उसको पीली थैली पे डाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 76, भारत में मातृ मृत्यु का सबसे प्रमुख कारण क्या होता है? संक्रमण, टॉक्सिमिया, असुरक्षित गर्भपात या फिर रक्त स्त्राव। तो इसके लिए जो सबसे मुख्य कारण होता है वह होता है रक्त स्त्राव, अर्थात जो ब्लड ब्लीडिंग होती है उसके कारण मुख्य कारण होता है। असुरक्षित यौन संबंध, अनप्रोटेक्टेड कोइटस के बाद कितने समय के भीतर आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली लेने से गर्भ ठहरने की संभावनाएं कम होती है? 24, 48, 72 या फिर 120 आवर्स। इसका जो करेक्ट आंसर होता है फ्रेंड्स अनवांटेड 72। आप प्रचार देखे होंगे तो ये होता है 72 घंटे तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, प्रसवोत्तर बंध्याकरण पोस्टपार्टम स्टेरिलाइजेशन प्रसव के कितने समय के पश्चात किया जाना चाहिए? 12 घंटे से 7 दिन, 24 घंटे से 7 दिन, 48 घंटे से 7 दिन या फिर 72 घंटे से 7 दिन।
तो इसका करेक्ट आंसर है 24 घंटे से 7 दिनों के भीतर। नेक्स्ट है, वेसेक्टोमी के बाद कितने समय तक किसी को परिवार नियोजन योजना का अन्य तरीका इस्तेमाल करना चाहिए? तो जो वेसेक्टोमी के 3 माह तक जो वेसेक्टोमी करने के बाद तक जो परिवार नियोजन के अन्य साधन है उसको अपनाना चाहिए। हो सकता है वेसेक्टोमी के बाद भी जो 3 महीने तक फिर से जब सीमेन का कराया जाता है जांच, अगर उस सीमेन में स्पर्म नहीं पाया जाता है तब वह सक्सेसफुली होता है। अदरवाइज जो वेसेक्टोमी वो फेल हो जाता है, या फिर 3 महीने तक जो सीमेन होता है उसमें आने की संभावना स्पर्म का होती है, और एक भी स्पर्म अगर आ जाता है तो उससे प्रेगनेंसी होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेवोनॉर्जेस्ट्रॉल एलएनजी आईयूसीडी को कितने समय में बदल देना चाहिए? 5, 10, 15 या फिर 20 वर्ष? तो इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स वह है आंसर नंबर बी, 10 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, NETEN नॉर्थिड्रोन एंथ हेड गर्भधारण के कितने समय के लिए बचाता है? 1 माह, 2 माह, 3 माह, 4 माह? एंड करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, 2 माह। आईयूसीडी का सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रतिकूल प्रभाव कौन सा होता है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो, रप्चर ऑफ यूट्रस, एक्सपल्सन ऑफ आईयूसीडी? एंड जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वह है आंसर नंबर बी, एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो, अर्थात अधिक मात्रा में जो पीरियड्स होता है उसमें फ्लो होते हैं। एचआईवी संक्रमण का पता लगाने के लिए कौन सी तकनीक अपनाई जाती है? नॉर्थर्न ब्लॉट्स, इम्यूनोब्लास्ट तथा एलाइजा, साउथर्न ब्लॉट्स एंड वेस्टर्न ब्लॉट एंड एलाइजा? तो एचआईवी संक्रमण पता लगाने के लिए एलाइजा और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किया जाता है। आंसर नंबर 83 का डी। क्वेश्चन नंबर 84, किशोरावस्था में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले पोषक संबंधी कमी कौन सी है? आयरन डिफिशियंसी, हाइपोथायरॉयडिज्म, कैल्शियम डिफिशियंसी या फिर जिंक डेफिशिएंसी? तो ये होता है जो सबसे अधिक पाया जाता है वो होता है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, विश्व में किशोरावस्था में मृत्यु का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? तो वह होते हैं सड़क दुर्घटना। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन से जो पाया जाता है केवल पुरुषों में, महिलाओं में, पुरुषों में यौन के समय या फिर पुरुषों तथा महिलाओं दोनों में? तो जो टेस्टोस्टेरोन होता है वह पुरुषों तथा महिलाओं दोनों में पाया जाता है। किशोर बालक बालिकाओं में डिवॉर्मिंग के लिए एल्बेंडाजोल की जो डोज दी जाती है वो कितनी mg की होती है? 100 mg BD, 200 mg ODHS, 400 mg ODHS या 800 mg BD? तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स 400 mg OD दिया जाता है डिवॉर्मिंग अर्थात कृमिनाशक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैर संक्रामक रोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैल सकते हैं और दूसरे व्यक्ति को संपर्क द्वारा नहीं फैलते हैं, वेक्टर्स द्वारा फैलते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता है वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे संपर्क द्वारा नहीं फैलता है। नेक्स्ट है, किसी वयस्क व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स 120 बाई तो 80 बाई 120 बाई 180 mmHg यहाँ दिया हुआ है। 130 से 139 और 80 से 89 यहाँ 140 से 159 बाई 90 से 99 100/70। तो इसको 100/70 को नॉर्मल मानेंगे। मधुमेह, डायबिटीज, मेलाइटिस के रोगी के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं? पाइलोरिया, अधिक प्यास लगना, उपरोक्त सभी। अधिक पेशाब आना, अधिक प्यास लगना, अत्यधिक भूख लगना, ये तीनों जो पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेजिया जो होता है वह होता है, अर्थात आंसर नंबर डी। सामान्य व्यक्ति में HbA1c की मात्रा कितनी होती है? तो फ्रेंड्स ब्लड में शुगर लेवल जांचने के लिए होता है जो लास्ट 120 दिनों तक का एवरेज बताया, तो 6% से कम या 6.5 से 7 या 7 से 8 या 3 से कम, तो 6 से कम HbA1c की नॉर्मल होती है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 91 का ए, 6 से कम।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, किसी व्यक्ति में रैंडम ब्लड शुगर की कितनी मात्रा से मधुमेह का संदेह होना चाहिए? 80 mg से 100, 100 से 140, 140 से ज़्यादा या 200 से ज़्यादा? तो इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हुआ है 140 से ज़्यादा। मधुमेह डायबिटीज मेलाइटस की सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जटिलता कॉम्प्लिकेशन क्या होती है? ग्लैक्टोसेमिया, हाइपरग्लिसेमिया, हाइपोग्लिसेमिया, फिर स्ट्रोक। तो क्वेश्चन नंबर 93 का फ्रेंड्स क्वेश्चंस को ड्रॉप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, मानव शरीर में कैंसर किस प्रकार फैलता है? त्वचा के माध्यम से, लिम्फेटिक सिस्टम से, रक्त के माध्यम से, या फिर बी एंड सी? एंड जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हुआ है आंसर नंबर डी, बी और सी, लिम्फेटिक सिस्टम और रक्त के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में सभी कारण स्तन कैंसर का जोखिम बढ़ाते हैं सिवाय एक के? लेट मेनिपोज, अत्यधिक वजन, कई भी व्यक्तियों के साथ यौन संबंध, शारीरिक व्यायाम न करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स हुआ है आंसर नंबर सी, कई व्यक्तियों के साथ यौन संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तन के स्वयं जांच करने का सबसे उपयुक्त समय कब होता है? ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन माहवारी के प्रथम दिन के 7 से 10 दिन बाद, माहवारी के दौरान, माहवारी शुरू होने के 10 दिन पहले, यदि महिला हार्मोन ले रही है तो रक्त स्त्राव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वह है आंसर नंबर बी, माहवारी के प्रथम दिन के 7 से 10 दिन बाद। गर्भावस्था के दौरान तंबाकू सेवन से क्या हो सकता है? समय से पहले प्रसव, बढ़े वजन वाला नवजात शिशु, कम वजन वाला, या फिर नपुंसकता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होता है कम वजन वाला बच्चा, उससे तंबाकू सेवन करने से। इंसुलिन इंजेक्शन सामान्यतः किसके लिए दिए जाते हैं? टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, टाइप 2, टाइप 3, या फिर टाइप 1 एंड टाइप 3 डायबिटीज मेलाइटस। तो ये जो दिया जाता है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, सामान्य मानव विकास के लिए प्रतिदिन आयोडीन कितनी मात्रा में आवश्यकता होती है? 10 से 100 माइक्रोग्राम, 50 से 100 माइक्रोग्राम, 100 से 150 माइक्रोग्राम, या फिर 100 से 150 मिलीग्राम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वह आंसर नंबर सी, 100 से 150 माइक्रोग्राम्स। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए कौन सी वैक्सीन इस्तेमाल ली जा सकती है? ऑप्शन नंबर ए है आईपीवी, हेपेटाइटिस, डीपीटी, या फिर एचपीवी। तो सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए जो वैक्सीन लिया जाता है वह एचपीवी वैक्सीन को लिया जाता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से पूरा 100 क्वेश्चंस आपको मैंने यहाँ बताया आंसर के साथ। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसे ही अगर वीडियो पसंद आता है चैनल को कर ले सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।